डियर यंग लर्नर्स, शुभाशीष। आज का हमारा टॉपिक है महेश्वर सूत्र, प्रत्याहार और संधियों में से स्वर संधि। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको सीखिए, क्योंकि हमारे चैनल के कमेंट में किसी स्टूडेंट की ये डिमांड है, रिक्वेस्ट है कि सर हमें अपने ढंग से संधि या अन्य चीज़ें पढ़ा दीजिए। तो उस स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर आज हम संधि, महेश्वर सूत्र, प्रत्याहार पढ़ाने जा रहे हैं। कृपया सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है। यदि कोई चीज़ शुरुआत से की जाती है, बिगिनिंग से, तो सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों में से 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, और संस्कृत या हिंदी की जो व्याकरण होती है, जितने भी वैयाकरण, विद्वानों को वैयाकरण कहा जाता है, तो जितने भी हिंदी संस्कृत के विद्वान वैयाकरण हैं, वो माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार से ही सारे नियम निकालते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो यदि इसको सीख गए तो हिंदी संस्कृत बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली होती है। आइए सीखते हैं माहेश्वर सूत्र। तो सबसे पहला माहेश्वर सूत्र होता है आ ई उ ण, यानी अयुण। दूसरा री ली क, यानी रिली। इसी तरह से एओंग, ऐ औच, है वरट, लण, इमंगड़नम, झभई, घड़ दस, जब, गड दस, खफ छठत, चटतव, कपय ससर हल। इस तरह से ये माहेश्वर सूत्र आपको याद कर लेने चाहिए। इन माहेश्वर सूत्रों की मदद से हम लोग प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार बनाने के लिए तो बहुत से बनाए जा सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये अलग अलग पुस्तकों के अध्ययन में लगभग 42 प्रत्याहार प्रयोग में ज़्यादातर आते हैं। तो जैसे हमने कह दिया अक, क्योंकि ये एक सूत्र बनेगा चल के आगे। अक का मतलब है आ ई उ अड़ा, यानी आ से शुरू करके और का को छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए महेश्वर सूत्र में आ ई उ ड़ री ली, और का को हमने छोड़ दिया। तो ये अक संक्षेप में हो गया, क्योंकि प्रत्याहार जो भी है वो माहेश्वर सूत्र का संक्षिप्त रूप होता है। यदि अक कहा जा रहा है तो पूरा रूप इसका आ ई उ ड़ा। इसी तरह से ईक कहा जाए तो ई उ री ले, क्योंकि ये हलंत वाले छोड़ने पड़ते हैं। यण कहा जाए या ड़, तो देखिए या व र ला। इसी तरह से एच कहा जाए ए च, तो इसमें से ए ओ हलंत वाला छूटेगा, ए और औ। इसी तरह एंग कहा जाए तो ए एंग, ए और ओ हलंत वाला छूटेगा। इसी तरह से अन्य सभी प्रत्याहार होते हैं। और कुछ शब्दों को समझना आवश्यक है। जैसे एक होता है दीर्घ, एक होता है ह्रस्व। तो दीर्घ माने बड़ा या बड़ी, और ह्रस्व माने छोटा या छोटी। इसी तरह से और कुछ शब्दों का व्याकरण में प्रयोग होता है, जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। वैसे संधियाँ
तीन प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, अगर हम संधियों को पढ़ें तो संधियां हमारी तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरी विसर्ग संधि। इस तरह से स्वर माने होता है मात्रा, स्वर से स्वर ही मिले और स्वर भय जाए, यानी स्वर मात्रा से मात्रा मिले और मात्रा ही बने तो वो स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि, इसमें व्यंजन से व्यंजन मिलता है और व्यंजन संधि कहलाता है। विसर्ग संधि, ये विसर्गें इस तरह की दो बिंदियां होती हैं। इसी तरह से कुछ और भी होता है, ये तीन मात्रा का समय, इसको हम लोग प्लुत कहते हैं। जैसे ओम में हो जाता है ओम, ये हमारा विसर्ग है। इसी तरह एक बिंदी, ये अनुनासिक कहलाता है। इसी तरह से कुछ और भी मात्राएं हैं जो कंपटीशन में भी पूछी जाती हैं, इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं, उनका भी हम समय समय पर अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो ये दो बिंदियां विसर्ग और ये यस जैसा अक्षर, ये प्लुत कहलाता है, इसमें तीन मात्रा का समय लगता है। और ये बिंदी अनुनासिक कहलाती है, अंक पढ़ा जाता है इसको। इसी तरह से एक ये भी मात्रा हिंदी और संस्कृत में कभी कभी दिख जाती है, और इसी तरह से ये भी मात्रा दिख जाती है। तो इनको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो आइए पहली प्रकार की संधि को पढ़ते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि में पहला जो प्रकार है वो है दीर्घ संधि। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। देखो, अक एक प्रत्याहार होता है जिसका मतलब है आ ई उ री ली। सवर्ण वही अक्षर, लघु हो या दीर्घ, वर्णमीन अक्षर होता है, ह्रस्व हो या दीर्घ हो। दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा, दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा। तो ये होता है अकः सवर्णे दीर्घः। तो दीर्घ संधि का हमारा सूत्र बन गया अक सवर्ण और मिल करके दीर्घ हो गया। ध्यान से समझिएगा, अक आ ई उ री ली, और इन्हीं के जैसा अक्षर सवर्ण कहलाएगा। वो छोटी मात्रा भी हो सकती है, बड़ी मात्रा भी हो सकती है। जैसे साक्षर, सा धन अक्षर, साक्षरः। देखो, यहाँ संस्कृत भाषा के कुछ शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा गया है गांव घर की भाषा में, बिंदी लगंतम संस्कृत बनंतम। अगर इनको हटा दिया जाए तो हिंदी रह जाती है। ध्यान ये रखना है कि संस्कृत भाषा में शुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है और हिंदी भाषा में कभी कभी अशुद्ध, जैसे आप तद्भव और तत्सम के नाम से जानते हैं। चलो छोड़िए इस बात को, तो हम लोग पढ़ते हैं साक्षरः, साधन अक्षरः। अब देखिए नियम, ये तो संधि वाला है, ये संधि विग्रह है और ये नियम है। तो देखिए साक्षरः में सा का छोटा आ, अक्षरा का छोटा आ, और दोनों मिल करके हमारे देखिए बड़ा आ हो रहा है, इसलिए ये दीर्घ संधि हो गई।
और अक में हमारे ये दोनों अक्षर आते हैं। इसी तरह से और देखते हैं, बधूत्सवः, बधूधन उत्सवः, बधू का बड़ा ऊ और उत्सव का छोटा ऊ, दोनों का जो विकार है, जो मेल से उत्पन्न होने वाली ध्वनि है, उसको विकार कहा जाता है। वो देखिए बड़ा ऊ है, इसलिए भी दीर्घ संधि हो गई। गिरीशाह, गिरिधन ईशा, गिरी का छोटी ई और ईशा का बड़ी ई, दोनों मिलकर के हमारा बड़ी ई हो रहा है। ऐसे स्थानों पर हमारी दीर्घ स्वर संधि होती है। आशा करते हैं ये एक्सप्लेनेशन, ये व्याख्या आपकी समझ में आई होगी और कुछ शब्दों पर आप अलग से तैयारी कर लें तो और अच्छा बनेगा। और देखते हैं हम लोग गुण संधि। गुण स्वर संधि का सूत्र होता है आद गुणः। इसका पूरा रूप हम इस तरह से कह सकते हैं, आ इक और गुण, आ इक और गुण। तो आ में ये हमारा प्रत्याहार है, आ यहाँ पर देख रहे हैं यानी छोटा आ और बड़ा आ। इसी तरह इक में ई उ री ली, और ये हम लोग कहाँ पाते हैं, माहेश्वर सूत्रों का छोटा रूप हमारा प्रत्याहार होता है, उसमें हलंत वाला हम लोग हटा देते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को कुछ प्रत्याहार बना के दिखाए भी। और गुण क्या है, गुण हमारे ए ओ अर अल, ए ओ अर अल ये गुण कहलाते हैं। संस्कृत व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में इनको गुण कहा जाता है। तो आइए इस पर भी अभ्यास थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे नरेंद्र, नर धन इंद्र, तो नर का छोटा आ और इंद्रा का छोटी ई, दोनों मिलकर के विकार रूप में ए हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया, आ इक और गुण हो जाए, नहीं आ और इक मिलकर के गुण हो जाएं। अब इसको अगर पढ़ते हैं तो आई यानी ए निकल रहा है। इसी तरह से ये गुण संधि हो गई। फिर महर्षि, महर्षि तो महाधन ऋषि, महा का बड़ा आ और ऋषि का री, दोनों मिल करके अगर हम बोलते हैं तो निकलता है अर। तो इस तरह से ये भी हमारी गुण संधि हो गई। जलोर्जा, तो इसका जल और धन ऊर्जा, जल का छोटा आ और ऊर्जा का बड़ा ऊ, दोनों मिलकर के ओ हो रहे हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमको ये समझ लेना है कि ये जो प्रमुख सूत्र है आद गुणः, तो इसमें आ क्या चीज़ है, इक क्या चीज़ है और गुण क्या चीज़ है। तो इस तरह से ये गुण संधि भी आपने समझ ली होगी। ये जो होते हैं, जो एक साथ मिले होते हैं, इनको संधि पद कहा जाता है। ये जो अलग अलग हो जाते हैं इनको विग्रह कहा जाता है। और ये जो इतना कंप्लीट होता है ये नियम कहलाता है। और नियम के आगे इसी में हम संधि का नाम लिख देते हैं। तो संधि का नाम तो हमने ऊपर रख दिया है, उसको तो लिखना आवश्यक नहीं। अब और देखते हैं, थोड़ा सा दूसरे पेज पर भी हम लोग काम कर लेते हैं, उसको भी समझ लें। ये आ गया दूसरा पेज। इसमें देखिए यण संधि, इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है इको यणचि। अब यहाँ पर इक क्या चीज़ है, यण क्या चीज़ है और अच क्या चीज़ है, ये हमको देखना है। इक ई उ रीली, इक क्या है, प्रत्याहार है। अच क्या है, ये भी एक प्रत्याहार होता है। और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते तो कई अक्षर हैं, लेकिन उनमें हमें असमान स्वर यानी ये नहीं आने चाहिए, इनको छोड़ करके
ये खास बात है इस यण संधि में, इक को छोड़ करके तभी हमने लिख दिया असमान स्वर। और अच प्रत्याहार आप अपने आप बना के देखिए, आप काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और यण यानी यण हो जाना है। यण में कौन कौन से हैं? या रा ला वा, या रा ला वा, ये यण कहलाते हैं। यानी यण में, यण प्रत्याहार में ये आते हैं। अभी प्रत्याहार हमने कैसे बनाए जाते हैं ये हमने बना करके दिखाया था। अब कुछ शब्दों पर चर्चा करें। स्वागतम, सुधन आगतम, सु का देखिए छोटा ऊ, आगतम का, और क्या हो रहा है? स्वा, देखिए ऊ ये इक का हुआ और अच का ये आ हुआ। यानी इनको छोड़ करके अच में ये भी शामिल हो जाते हैं, इक भी शामिल होता है। तो कहने का मतलब जो एक बार पहले आ चुका है तो उसको तो छोड़ना ही है, छोड़ना है। दो बार वही अगर आ गया तो वो तो नियम दीर्घ संधि का बन जाएगा जाके। तो ये सवर्ण नहीं आना चाहिए, असमान अर्थात असवर्ण आना चाहिए। इक के साथ ऐसी बात हम लोग लागू करते हैं। तो ऊ और बड़ा आ दोनों मिलकर के वाह हो गया स्वागतम, तो वाह निकल रहा है, यानी यण संधि में ऐसा होता है। फिर अत्याचार, अतिधन आचारः, ई और बड़ा आ, अति का छोटी ई और आचारः का बड़ा आ, ये दोनों जब संधि होते हैं तो निकलता है अत्या, या निकल रहा है। तो ये भी हमारा यण संधि हो गया। माताज्ञा, मात्र धन आज्ञा, मात्र का री और आज्ञा का आ, क्या निकल रहा है? रा। इसी तरह लाकृति, ली धन आकृति, ली और आ, ला निकल रहा है। कहने का मतलब यण संधि का जो हमारा सूत्र है इको यणच, इको यणच। तो इक क्या है? ई उ री ली, ये प्रत्याहार होते हैं। और प्रत्याहार जिसने सीख लिए तो उसको संधियां अवश्य आ जाएंगी। अच क्या है? अच में तो बहुत से अक्षर आने वाले हैं, इनमें से इक को छोड़ देना है। ये इसका नियम हम समझा रहे हैं। अच में इक भी शामिल होता है, इसलिए इसको हम इक वाले अक्षरों को छोड़ देते हैं, तभी लिख दिया है असमान स्वर आवे। और यण बन जाए तो वो यण संधि होती है। चलिए समझ लिया आपने। और देखते हैं अयादि संधि। इसका सूत्र क्या है? एचो या वा या वाह, ये सूत्र होता है। एच क्या है? प्रत्याहार है। एच में क्या क्या आता है? ए, ऐ, ओ, औ। और इनके साथ कोई स्वर आ जाए, स्वर माने मात्रा, कोई स्वर आ जाए। कहने का मतलब ये वाला तो नहीं आना चाहिए जो पहले एक बार आ गया है। एच जो आ गया है ये नहीं आना चाहिए। इनके अलावा कोई स्वर आ जाए और क्या बनेगा? जो यहाँ है वो क्या चीज़ है? आए, आए, आव और आव, इतना हो जाना चाहिए। आव लिखा हुआ है, ये जहाँ हमारा पेन है ये आव लिखा हुआ है। जैसे पवना, पो धन अना, पो का ओ और आ दोनों मिलकर के संधि में अव निकल रहा है। इसी तरह गायका, गय धन अका, अय और अका, ये का हटाते हैं, आ लेते हैं केवल इसका, तो ये आय बनता है, आय। इसी तरह से पवित्रम, पोधन इत्रम,
इसमें क्या है, पो का ओ और इत्रम का ई, ये मिलकर के अव बनता है। इसी तरह से हम लोग इसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, आए, आए, अव, आव, ये हमारे बन जाते हैं, तो हमारा अयादि संधि होता है। इसी तरह से एक संधि और है, पूर्व रूप। पूर्व रूप संधि को देखते हैं, ये क्या होता है। इसका सूत्र है एंग पदांता दति। एंग क्या है, एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत ए और ओ आते हैं। इनसे अंत होने वाले शब्द, देखिए लिखा है ए ओ से अंत होने वाले शब्द, तथा इसके बाद आ आए तो, ये जिसको प्लुत अभी हमने बोला था, पूर्व रूप प्लुत बन जाता है। तो आने वाला, तो जो ओ है, ओ वाला शब्द आएगा या ए वाला शब्द हो जाएगा, तो ये प्लुत हो जाएगा। तो ध्यान से इसको एक बार सुन लीजिए। एंग ए ओ से अंत होने वाले शब्द, इनको कहा जाता है एकारांत, ओकारांत, ऐसा। इसके बाद आ आए तो ओ वाला शब्द या ए वाला शब्द दो आ सकते हैं, आ भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है। आ और ओ ये दोनों आ सकते हैं। क्या हो जाता है, ए वाला शब्द हमारा ये पूर्व रूप हो जाता है, प्लुत हो जाता है। जैसे देखते हैं, हरेव, हरे धन अव, यानी ए आ गया, ए से अंत हो रहा है। हरे कौन सा अंत है, एकारांत, ए से अंत हो रहा है, तो ए आ जाए या ओ आ जाए और उसके तुरंत बाद आ जाए, तो ये जो आ होता है ये पूर्व रूप में प्लुत में बदल जाता है। ऐसी संधि को हम पूर्व रूप संधि कहते हैं। दूसरा शब्द है विष्णोव, विष्णो धन अव, ओ और आ ये भी पूर्व रूप हो गया। इस तरह से फिर से इसको एक बार सुन लीजिए। एंग ए ओ से अंत होने वाला शब्द तथा इसके बाद आ आए या ओ आए, आ आए या यहाँ ये लिखते हैं या ओ वाला शब्द पूर्व रूप हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूर्व रूप है, प्लुत है। इस तरह से पूर्व रूप संधि होती है। इसी तरह एक संधि और होती है वृद्धि संधि। इसका सूत्र होता है वृद्धिरेच। आ, छोटा आ और बड़ा आ, और ए और आए, साथ में ओ और आए, इसी तरह से आओ। जैसे शब्द एच बन जाएगा। एच का मतलब ए और ओ होता है, ये एच है। ए और औ हो जाएगा। ए, देखिए क्या क्या होगा, छोटा आ और बड़ा आ, ए, आए और ओ, ये इनमें से कोई आपस में मिलकर के, जैसे इसके साथ ये आ गया, इसके साथ ये आ गया, इनके साथ भी क्रमशः इसी तरह से, तो ये दोनों मिलकर के आए और औ, इनको वृद्धि कहा जाता है। आए और औ को वृद्धि कहा जाता है।
तो ये वृद्धि रेची है। जैसे सदैव, महोषधि, ये औ और अय यानी यही एच हैं, ये बन जाते हैं। एक और संधि इसी में होती है, एंगी पररूपम, जिसका सूत्र होता है पररूप संधि, उसको कहते हैं अकारांत। अकारांत का मतलब छोटा आ से अंत होने वाला, इसके साथ कोई धातु आवे, धातु माने क्रिया शब्द। संस्कृत में क्रियाओं को हम लोग, वर्ब्स को हम लोग धातु कहते हैं। तो ए ओ का ए या ओ हो जाता है। क्या मतलब हुआ? एक उदाहरण से समझते हैं। प्रेजते, प्रा धन एजते। एजते एक धातु का शब्द है। तो प्रा का छोटा आ, एजते का ए क्या हो रहा है? आए। इसी तरह उपौषति, उपधन औषधि। तो उप का आ, उप का छोटा आ और औषधि का ओ, दोनों मिलकर के ओ हो रहा है। देखिए फिर समझ लीजिए पर रूपम को। आकारांत यानी आ से अंत होने वाला, कोई धातु इसके बाद लगी होगी, क्रिया लगी होगी, उसकी शुरुआत ए ओ से हो रही होगी, तो ए या ओ ही हो जाएगा। इस तरह से ये हमारी जो स्वर संधियाँ थी वो ठीक से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कोई बात ना समझ में आए कमेंट करिए, फिर से उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। शुभाशीष।